हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 15 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। चैप्टर है क्या, कहना क्या चाहता है ये चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट का मतलब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है अच्छे से अच्छा करना। किसको अच्छा करना है? फूड रिसोर्सेज को। फूड रिसोर्सेज क्या है? ऐसे सारे रिसोर्स जिनसे हमें फूड मिलता है, जैसे कि हमारी खेती होगी, हमें मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमारे हमारे जो एग्स वगैरह है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। इन सभी रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट करना, जैसे हम ऐसी खेती करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मिले, हम ऐसी ब्रीड्स बनाएं एनिमल्स की जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब अच्छे से अच्छे बनाना। किसको अच्छा बनाना है? फूड रिसोर्सेज। जो भी हम ऐसे सारे रिसोर्सेज जिनसे हम फूड गेन करते हैं, जो हमें फूड देते हैं, उन सभी रिसोर्सेज को बेटर से बेटर करते रहना। क्योंकि इसकी ज़रूरत क्या है? हमें पता है कि डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए, और जो रहने के लिए जगह आएगी वो कहाँ से आएगी? वो जगह से आएगी जो कि आज कल्टीवेटेड एरिया है। जिस ज़मीन पे आज हम खेती कर रहे हैं, उस ज़मीन पे कल को जो है वो लोग रहना शुरू कर देंगे। अगर आप अपने आसपास नज़र उठा के देखोगे, आप अपने आसपास के एरिया में देखोगे, तो आज से 20 या 25 साल पहले जहाँ पे दूर दूर तक खेत हुआ करते थे, अब वहाँ पे घर बनने शुरू हो गया, वहाँ पे जो है बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे जो है वो हमारा कल्टीवेटेड एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। वो एरिया जिस पे हम खेती करते हैं, वो एरिया जिस पे हम अनाज उगाते हैं, वो एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले हर घर में पशु रखते होते थे लोग, पहले घर घर में गाँव में लोग जो है वो पशु रखा करते थे, लेकिन अब वो सब कम होना शुरू हो गया। लोगों ने कम पशु रखने शुरू कर दिए। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि फूड प्रोडक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, वो तो सबको डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनको खाने के लिए जो है ज़्यादा अनाज चाहिए। हर इंसान तक खाना पहुंचाने के लिए अब हमें फूड प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। लेकिन हमारे पास जो है वो लैंड कम होती जा रही है खेती के लिए, हमारे पास जो पशु हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इतना फूड आएगा कहाँ से? तो इतना फूड आएगा ऐसे ताकि हम चीज़ों को इम्प्रूव करें, हम कम से कम चीज़ से ज़्यादा यील्ड ले सकें, हम कम से कम पैदावार करके, कम से कम खेती करके उससे ज़्यादा अनाज उगा सकें। तो इसी को हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ कर रही है, और उस पॉपुलेशन को डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी में अनाज की ज़रूरत है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। वी नो डैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हम सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फूड सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर द बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। फूड से हमें क्या मिलता है? फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी को कि प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी को हेल्थी रखने के लिए ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। हमारे लिए जितना भी फूड आता है वो प्लांट्स या फिर एनिमल्स से ही आता है। इसके अलावा हम कहीं और से फूड नहीं लेते। हमारा हम जो है वो अपने फूड के लिए पूरी तरह से प्लांट्स या फिर एनिमल्स पे ही डिपेंड करते हैं। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्रीज। तो हम जो है अपना फूड ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्रीज में से जो है वो लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्रीज क्या है? वो एरिया जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, उनको खाने के लिए चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उनको हेल्थी रखा जाता है ताकि वो हेल्थी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है वो अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकें। उस जगह को हम एनिमल हस्बेंड्रीज बोलते हैं। We read in newspaper that efforts are always being made to improve the production from agriculture and the animal husbandry। हमने जो है न्यूज़पेपर में ये बहुत बार पढ़ा हुआ है कि जो है हमारी एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए जो है वो लगातार हम एफर्ट्स कर रहे हैं। वाई इज़ दिस नेसेसरी? ये क्यों ज़रूरी है? वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो क्यों चाहिए? हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि हमारे फूड रिसोर्सेज जो है वो इम्प्रूव हो जाए? इंडिया इज़ ए वेरी पॉपुलस कंट्री। हम जानते हैं कि इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। एज फूड ऑफ दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन we will soon need more than a quarter of a billion tons of grain every year। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या की
ज़रूरतों को, खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा अनाज चाहिए। हर साल जो हमारी अनाज की पैदावार होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम इतने ज़्यादा जनसंख्या में लोगों का जो है वो भरण पोषण कर सकें, हर इंसान को खाना खिला सकें। दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन द मोर लैंड। ये कैसे होगा? हमें ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जो है वो खेती करनी पड़ेगी। बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिव कल्टिवेटिव, लेकिन इंडिया पे पहले से ही जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खेती हो रही है। इंडिया की मोस्टली बहुत सारी जगह पे पहले से ही खेती हो रही है, तो अब हम उस खेती के दायरे को और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, वो कम ही हो रहा है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं है कि हम खेत और ले आएंगे जिस पे हम खेती कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही लिमिटेड है और वो सारे जो है वो यूज़ में है, पहले से हम उनको कल्टिवेट कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर द इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर द कल्टिवेशन। इसलिए हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम जो है वो कल्टीवेशन के लिए एरिया को इंक्रीज़ कर सकें, खेती के लिए हम एरिया को इंक्रीज़ कर सकें, ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड द लाइफ स्टॉक्स। इसलिए ये ज़रूरी है कि अब हम क्या करें, हमारी जो पैदावार है, हमारी जो खेती है, जो हम खेती करते हैं, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में फूड को पैदा कर सकें। कम से कम खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम उससे पैदावार ले सकें। यही हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना खिला सकते हैं। Effort to meet the food demand by increasing the food production have led to some success so far। हमारे इंडिया में जो है वो ऐसा काफ़ी हुआ भी है कि हमने जो है वो काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट की है फूड के अंदर। हमारी पैदावार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। पहले हमारे खेतों में इतनी पैदावार नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ग्रीन रेवोल्यूशन आई। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो हमारे खेतों की पैदावार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। हमारे वाइट रेवोल्यूशन आई थी जिसमें जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स को जो है वो काफ़ी बढ़ावा मिला था, उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो आने शुरू हुए थे हमारे पास। वी हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन है जिसमें जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया था। We have also the white revolution which has led to better and more efficient use as well as availability of the milk। हमारे पास white revolution है जिसमें जो है वो दूध के अवेलेबिलिटी को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन ये रेवोल्यूशंस हुई ज़रूर, लेकिन इन रेवोल्यूशंस के कारण पैदावार तो हमारी इंक्रीज़ हुई, लेकिन हम जो है वो अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। हमने जो है वो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज तो उनको बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो हमने उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। हाउ एवर दीज रेवोल्यूशंस मीन डैट अवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली। हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। एज ए रिजल्ट देर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू अवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कंप्लीटली। जिसके कारण अब हम उस कंडीशन पे आ गए हैं कि हम उनको इतने ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं कि ये जो है वो अपना बैलेंस पूरी तरह से खो देंगे। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग अवर एनवायरनमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस इज मेंटेनिंग इट। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, हम उसको इम्प्रूव करें, लेकिन हमें उनको इम्प्रूव जो हो ऐसे तरीक़ों से करना पड़ेगा ताकि हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं, एनवायरनमेंट को भी जो है वो हम बैलेंस में रख सकें, सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस में रहें, यह भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, डेफिनेटली हमें ये चाहिए कि फूड प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो इस कीमत पर ना हो कि हम अपने पूरे एनवायरनमेंट को ही ख़राब कर दें। तो हमें इम्प्रूवमेंट लानी है, लेकिन वो एक लिमिटेड वे से लानी है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को भी संभाल के रख सकें। हमें जो है बिल्कुल समझदारी से कदम उठाने हैं ताकि हम फूड प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव कर लें और साथ के साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रख सकें। However, there is a need for sustainable practice in agriculture and the animal husbandry। इसके लिए जो है वो हमें नई टेक्नोलॉजी के जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने होंगे, नई जो टेक्निक्स है वो यूज़ करनी होंगी। इसके लिए हमें ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग द गेन प्रोडक्शन फॉर द स्टोरेज इन वेयर हाउस कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड द हंगर। अब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो अनाज उगा के उनको स्टोरों में वेयर हाउसेज जो स्टोर रूम्स बने होते हैं, अनाज को स्टोर रखने के लिए जो जगह बनी होती है उसको हम वेयर हाउसेज
बोलते हैं। अगर हम अनाज को पैदा कर करके उसमें स्टोर करते रहें तो इससे भी जो है वो माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो पोषण की कमी होती है और जो भूख होती है उसको हम पूरा नहीं कर सकते। अब अगर हमने अनाज उगा लिया और उस अनाज को हमने इतने ज़्यादा हाई रेट पे रख दिया कि उसको कोई खरीद ही ना सके, तो वो बस ऐसा होगा कि खेतों से आया और जाके वेयर हाउस में रख दिया, वहाँ से वो कहीं नहीं जाएगा। लोग फिर भी भूखे के भूखे ही रहेंगे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस अनाज को खरीद सके। तो सिंपली अनाज की प्रोडक्शन को पैदा करना जो है वो अनफ नहीं है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हर इंसान जो है वो इसको खरीद भी सके, उन लोगों के पास इतना पैसा भी हो कि वो उस अनाज को खरीद सकें। तो अनाज को उगाना तो एक प्रॉब्लम है ही है, साथ के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि अनाज इतना महंगा ना हो जाए कि वो आम लोगों की पहुंच से दूर चला जाए। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है कि उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नॉर्मल इंसान जो है वो उसको बाय भी कर सके, उसको खरीद सके, उनकी पहुंच से बाहर ना हो। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द फूड, लोगों के पास जो है वो पैसा होना चाहिए ताकि वो खाने को खरीद सके। फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन बोथ द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एंड एक्सेस टू, जो फूड सिक्योरिटी है मतलब कि हर इंसान को फूड मिलना, इस बात पे डिपेंड करता है। पहली बात तो फूड होना चाहिए, सेकंड बात ये है कि फूड उस इंसान तक पहुंचना चाहिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हर किसी को फूड मिलना। अब हर किसी को फूड मिलने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला तो हमारे पास फूड होना चाहिए उसके पास पहुंचाने के लिए, सेकंड फूड उसके पास पहुंचना चाहिए मतलब कि वो उस फूड को खरीद सकता हो। द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, बहुत ज़्यादा लोग हमारी जो कंट्री के बहुत ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो अपने जीवन को स्पेंड करने के लिए खेती पे ही डिपेंड करते हैं। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, इसीलिए खेती से जुड़े हुए लोगों की इनकम को बढ़ाना ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए वो और वो उस चीज़ों को खरीद सके। इसी से जो है वो हम भूखमरी की जो सिचुएशन है उसके साथ लड़ पाएंगे। हमें लोगों की इनकम को इंक्रीज करना होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन द हाई यील्ड फ्रॉम द फार्म्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स हमें डेवलप करनी चाहिए ताकि हमारे पास कुछ ऐसे बीज आएँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। फॉर सस्टेन लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, intercropping and integrated farming practices, for example combine agriculture with the livestock, poultry, fisheries, beekeeping etc. तो एक अच्छा जीवन बिताने के लिए किसी इंसान को जो है वो मिक्स फार्मिंग करनी चाहिए। मिक्स फार्मिंग की मतलब ये कि उसको एक ही जो फसल है वो नहीं उगानी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके पास जितनी ज़मीन है सारी ज़मीन पे वो कनक उगा के बैठ जाए या सारी ज़मीन पे वो चावल उगा ले, ऐसा ना करे। वो ज़मीन के कुछ पार्ट पे कुछ और उगाए, अलग पे कुछ और, आगे कुछ ज़मीन पे कुछ और, तो वो मिक्स फार्मिंग करे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। इंटरक्रॉपिंग मतलब कि क्रॉप को रोटेट कर करके जो है वो बीजे, एक सीज़न में कुछ और बीजे और दूसरे सीजन में कुछ और बीजे, इससे जो है मिट्टी जो है वो रिप्लेसमेंट कर पाएगी, मिट्टी की न्यूट्रिशन शक्ति जो है वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। इसके अलावा उसको जो मॉडर्न टेक्निक्स है जैसे कि कंबाइंस वगैरह होगी, ये सब कुछ जो है वो उसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। हम जो है वो क्रॉप यील्ड का मतलब होता है पैदावार, यील्ड का मतलब पैदावार। अगर हम कह रहे हैं कि हाई यील्ड का मतलब होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिलनी, तो हम फसल की जो पैदावार है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पैराग्राफ में हमें इसके बारे में पढ़ना है। सीरियल सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स प्रोवाइड एज कार्बोहाइड्रेट फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट। सीरियल होते हैं मोटा अनाज, मोटे अनाज में हमारे पास चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, ये सारे जो है वो हमारे सीरियल्स होते हैं, मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज कहते हैं इसको। इससे जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। इसके अलावा पल्सेस में हमारी दालें आ जाती हैं जैसे ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, ये सारे जो है दालों से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। एंड ऑयल सीड इंक्लूड द सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीमेंस, कैस्टर्ड, मस्टर्ड, लिनसीड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस विद नेसेसरी फैट। इसके अलावा जो ऑयल सीड होते हैं उनसे जो है वो हमें फैट मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपको कि हमें जो सीरियल्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं। सीरियल्स जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, जो पल्सेज होती हैं वो हमें विटामिन प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं, और जो हमारे ऑयल्स होते हैं वो हमें फैट प्रोवाइड करते हैं। Vegetables, species and fruits provide a range of vitamins and the minerals in addition to small amount of protein, carbohydrates and fat। इसके अलावा जो हमारे सब्जियां होती हैं, हमारे जो मसाले हो गए, हमारे फल फ्रूट हो गए, ये जो है वो हमें
विटामिन्स देते हैं और साथ के साथ मिनरल्स देते हैं। इनके अलावा वो कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी जो है वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स और फोडर क्रॉप्स लाइक द बीसन, ओट्स एंड सुडान ग्रास आर आल्सो रेज्ड एज अ फूड फॉर द लाइवली स्टॉक। इसके अलावा खेतों में जो है वो जानवरों के लिए भी कुछ फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि ओट्स वगैरह हो गए, बरसीन वगैरह होगी। ये सारी जो है वो हमारे जानवरों के चारे के लिए जो है वो खेतों में उगाई जाती हैं। Different crops require the different climatic condition, temperature and the photo period for their growth and the completion of their life cycle। अलग अलग तरह की जो फसलें होती हैं उनको अलग अलग तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब कि अलग अलग तरह का मौसम चाहिए होता है, अलग अलग तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है, अलग अलग तरह की उनको धूप चाहिए होती है। कुछ फसलों को ज़्यादा धूप चाहिए होती है, कई फसलों को कम धूप चाहिए होती है। यहाँ पे फोटो पीरियड का मतलब होता है कि उनको कितनी धूप चाहिए। फोटो पीरियड आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट। फोटो पीरियड जो है वो उनको कितने ड्यूरेशन के लिए सनलाइट चाहिए, वो उसको हम फोटो पीरियड्स बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंड ऑन द सनलाइट। जो प्लांट्स और फ्लावर्स की जो ग्रोथ होती है वो धूप पे डिपेंड करती है। एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे प्लांट्स है वो अपना फूड खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। ऐसी कुछ फसलें होती हैं जिनको हम बारिश के सीजन में उगाते हैं, जिनको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। ऐसी फसलें जो बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं उनको हम खरीफ फसलें बोलते हैं। और ये जो है वो जून से लेकर अक्टूबर के बीच में उगाई जाती हैं। सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर आर कॉल्ड द रबी सीजन क्रॉप्स। इसके अलावा कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि सर्दियों में उगाई जाती हैं, इनको हम रबी सीजन क्रॉप्स बोलते हैं। ये नवंबर से लेकर अप्रैल तक होता है। पैडी, सोयाबीन इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। इन इंडिया देयर हैज़ बीन a 4 times increase in the production of food grains from 1960 to 2004 with only 25% increase in the cultivated area land। इंडिया में जो है वो 1960 से लेके 2004 के बीच में जो फूड प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए माने कि अगर हम 1960 में 1 लाख टन अनाज पैदा कर रहे थे तो 2004 में हम 4 लाख टन अनाज पैदा करना शुरू कर चुके हैं। मतलब कि हमारी 1960 में जितनी पैदावार थी उस पैदावार का जो है हम 4 टाइम्स पैदा करने शुरू कर चुके हैं 2004 में। जबकि हमारी जो लैंड इंक्रीज हुई है वो सिर्फ 25% इंक्रीज हुआ है, कल्टिवेटेड लैंड। हाउ हैज़ दिस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन हैव अचीव? इतना ज़्यादा इंक्रीज हमने कैसे लिया? इफ़ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेज। अगर हम देखते हैं कि हमने ऐसा क्या क्या किया उसके अंदर ताकि जिसके कारण हमें इतनी जो है वो हाई यील्ड मिलनी शुरू हुई, तो इस सारे प्रोसेस को हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट स्टेज है द चॉइस ऑफ सीड्स फॉर द प्लांटिंग। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो है कि हमें अच्छे किस्म के बीज चुनने होते हैं खेती करने के लिए। द सेकेंड इज द न्यूट्रिएटिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। तो सेकंड है कि उसको सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना प्लांट्स को। बीज को डालने के बाद उसका अच्छे से ध्यान रखना, उसको सारी न्यूट्रिशंस जो है प्रोवाइड करना। थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम द लॉस। तीसरा स्टेप ये है कि हम जब हमारी फसल उगनी शुरू हो जाती है तो उसको जो है वो प्रोटेक्ट करना, जैसे कि वीड से प्रोटेक्ट करना, पेस्ट से प्रोटेक्ट करना। तो ये सारी बारिश से प्रोटेक्ट करना, बाढ़ से प्रोटेक्ट करना, इन सभी चीज़ों से जो है वो हमारी फसल को बचा के रखना। तो थर्ड स्टेप है उसकी प्रोटेक्शन। द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग द क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज आई हैं, क्रॉप वैरायटी, क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो हमारे पास है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। इसमें क्या है, हम क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। दिस अप्रोच डिपेंड अपॉन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसी वैरायटी क्रॉप की फाइंड आउट करेंगे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पैदावार दे सकें। उस क्रॉप की वैरायटी को हम सबसे अच्छा मानेंगे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे, मतलब कि एक पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अनाज उग सके। वैरायटी ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द डिसीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड। अलग अलग तरह की जो ब्रीड्स के क्रॉप्स होती हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है और उनके जो यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको जो है वो अडेप्ट किया
जाता है। अब ब्रीड्स क्या है, ब्रीड्स होती हैं अलग अलग नस्लें। जैसे कि अगर हम एक फसल की बात करें, सिर्फ गेहूं की फसल करें, तो अब गेहूं के अंदर भी बहुत सारी गेहूं की नस्ल वाली जो पैदावार होगी, बहुत सारे गेहूं की अलग अलग ब्रीड्स होंगी। जैसे कि इसको आप जो है वो एनिमल्स पे समझने की कुछ कोशिश करो। डॉग्स ले लो, डॉग्स जो है वो काफ़ी तरह की ब्रीड्स में मिलते हैं। होते तो वो सारे कुत्ते ही हैं, लेकिन वो अलग अलग ब्रीड्स के होते हैं, अलग अलग उनकी नस्लें होती हैं। ऐसे ही हमारी प्लांट्स, ऐसी सभी चीज़ों की जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, सबकी अलग अलग नस्लें होती हैं। गेहूँ की बात करें तो गेहूँ की भी बहुत सारी नस्लें होंगे। चावल की बात करें तो चावल की भी बहुत सारी नस्लें होती हैं। तो अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हम सेलेक्ट करते हैं, उनमें जो जो यूजफुल करैक्टरिस्टिक्स अब हमें लगता है। अब यूजफुल करैक्टर्स क्या होंगे, जैसे कि उनको बीमारियां नहीं लगनी चाहिए, वो डिसीज़ के रेजिस्टेंट होने चाहिए, बीमारियां ना लगे, फर्टिलाइजर्स को वो अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स करें, उनका जो प्रोडक्ट बने वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए, उनका जो है पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि हम कम पौधे उगाएं और हमें ज़्यादा अनाज मिले। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है वो अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ जो क्रॉप्स हैं उनकी ब्रीड्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उनके यूजफुल करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। उनके अंदर जो दो यूजफुल करैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति, फर्टिलाइजर से के को वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, उनकी यील्ड अच्छी होनी चाहिए। One way of incorporating desirable characters into crop varieties is by the hybridization। अब जब हमने जो है वो अलग अलग ब्रीड्स के जो प्लांट्स है वो सिलेक्ट कर लिए, अब उनको एक प्लांट में लेके जाना। अब अलग अलग तरह के तो उगाएंगे नहीं, तो अब हमें ये सारे करैक्टरिस्टिक जो हमें चाहिए, जैसे कि बीमारियों से अच्छे से लड़ सके, वो अच्छी से अच्छी पैदावार कर सके, अच्छा प्रोडक्ट मिल सके, ये सारी क्वालिटीज़ हम चाहते हैं कि वो एक ही प्लांट में होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 प्लांट हैं, प्लांट ए, प्लांट बी एंड प्लांट सी। ये जो है ये अच्छा बीमारियों से लड़ सकता है, ये वाला जो है इसका प्रोडक्ट अच्छा है, और ये वाला जो है ये इसकी यील्ड बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी पैदावार करता है। तो अब हमें क्या चाहिए, हम ये तीनों गुण हम चाहते हैं कि ये तीनों गुण सिर्फ किसी एक पौधे में हो, जिसको मान लेते हैं कि वो डी पौधा है। हम ये चाहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, इन सभी के जो करैक्टर्स हैं वो डी में आ जाएं, जिसके कारण जो डी वाला बनेगा, वो डी वाला हमें बीमारियों से भी अच्छे से लड़ पाएगा, वो अच्छा प्रोडक्ट भी देगा, और उसकी जो यील्ड होगी वो भी ज़्यादा होगी। पर ये होगा कैसे, ये पॉसिबल होता है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो ये हम करते कैसे हैं, ये हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम दो अलग अलग तरह के अलग अलग ब्रीड्स के प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं। हमने पोलिनेशन पढ़ा हुआ है। पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन जो है वो एक रिप्रोडक्शन का टाइप है जो कि प्लांट्स में होता है। प्लांट्स जो है वो पोलिनेशन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हम जो है वो उनकी क्रॉसिंग करवाते हैं। क्रॉसिंग का मतलब है दो अलग अलग तरह की ब्रीड्स, अलग अलग तरह की वैरायटी के प्लांट्स, उनके बीच में जो है वो हम क्रॉसिंग करवाएंगे, उनके बीच में क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं, जिसके कारण जो हमारे पास रिजल्टेंट बेबी आता है उसमें जो है प्लांट ए, बी और सी सबके जो है वो करैक्टरिस्टिक्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही है कि हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन। उसमें जो है वो ए के गुण भी हैं, बी के गुण भी हैं, सी के भी गुण हैं, डी के भी गुण हैं। तो उस जो नया वाला चीज़ होगा उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हमारे पास नया हाइब्रिड बनता है। जैसे कि हमारे पास एनिमल्स के केस में भी हमने बहुत सारे हाइब्रिड्स बनाए हुए हैं। हमने जो है वो जिराफ और जो जैब्रा होता है उसके दोनों के करैक्टरिस्टिक्स को मिला के एक नई स्पीसीज बनाई है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसी हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स हैं। हम प्लांट्स में भी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, हम एनिमल्स में भी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इसमें जो है वो अलग अलग तरह के प्लांट्स को जो है वो कंबाइन कर देते हैं ताकि उनका जो रिजल्टेंट जनरेशन बनती है आगे की, उसमें जो है वो पीछे वाले के गुण शामिल होते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक प्लांट ए है जिसका कलर जो है वो रेड कलर का था, और एक प्लांट बी था जिसका कलर जो है वो ब्लू कलर का। इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास एक नया बेबी बना, नया प्लांट बना, जिसके फ्लावर का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे कि आपने अब जो है शिमला मिर्च जो आपकी कैप्सिकम होती है वो रेड कलर में भी आती है, येलो कलर की भी आती है, ग्रीन कलर की भी आती है। तो बेसिकली उसका कलर तो ग्रीन था। जो स्टार्टिंग की बात करें पहले, आज से 20-25 साल पहले की बात करें, तब ये रेड और ब्लू वाली हमारी कैप्सिकम नहीं होती थी, हमारी सिर्फ ग्रीन कलर की ही होती थी। अब ये रेड और ब्लू जो है वो कहाँ से, रेड और जो येलो है वो कहाँ से आई, वो जो है वो इंटरब्रीड करके आई है। उनके कलर को जो है वो कलर का करैक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए था, तो उनको जो है वो हाइब्रिड किया गया। तो हमारी जो बेसिकली ग्रीन, रेड और जो येलो कलर की कैप्सिकम है वो हमारी हाइब्रिड कैप्सिकम होती है, उसको जो है वो हमने हाइब्रिड करके बनाए। थोड़े से स्टेप देख लेते हैं कि हमारे हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे कि ऐसे प्लांट्स डिसाइड करेंगे जिनमें जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ है जो कि हमें चाहिए। उनमें से क्या करेंगे, फीमेल फ्लावर्स में से उसका स्टेमन निकाल लेंगे। फीमेल फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसे कि 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो होता है वो स्पर्म होता है, और जो फीमेल का जो गैमेट होता है वो हमारा ओवा होता है। ऐसे जो फ्लावर के केस में फीमेल गैमेट जो होता है वो स्टेमन होता है, और जो हमारा मेल होता है उसमें पोलन ग्रेन होता है। तो हमें क्या करना है, फीमेल फ्लावर से स्टेमन ले लेना है और मेल फ्लावर से जो है वो हमें पोलन ग्रेन लेना है। उसके बाद दोनों को पोलिनेशन करवाना है। पोलिनेटिंग द फीमेल फ्लावर यूजिंग द कलेक्टेड पोलन ग्रेन, उन दोनों को जो है वो हमें पोलिनेशन करवानी है। कवर द मदर प्लांट विद द पॉलीथीन बैग, उसके बाद जो है मदर प्लांट को हमने जो है वो बैग के साथ कवर करके रख देना है। कलेक्शन ऑफ मैच्योर सीड फ्रॉम द मदर प्लांट, उसके बाद उसके ऊपर जो बीज बनेंगे उसको हमने कलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट एंड ग्रोज द बेटर क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, और वो जो नए बीज बने होते हैं ऊपर जो उसके ऊपर बीज बने होंगे वही जो है वो नई ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वही जो है वो नए बच्चे होंगे जिसमें जो है वो दोनों वैरायटी के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग सम डिजायर्ड क्वालिटीज लाइक द हाई यील्ड, डिसीज रेजिस्टेंस, टॉलरेंस टू द क्लाइमेट चेंजेस। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स बनाते हैं जिसमें ऐसे गुण होते हैं जो हम चाहते हैं, जो गुण हम चाहते हैं, जो उनमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं, वो सारी क्वालिटीज उनके अंदर होती है। जैसे कि हाई यील्ड बनाना, डिसीज, बीमारियों से लड़ने की शक्ति, क्लाइमेटिक कंडीशन को टॉलरेट करना, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू द क्रॉसिंग बिटवीन द जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, इसमें जो है वो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को हम क्रॉस करवाते हैं। दिस क्रॉसिंग में भी इंटरवर्टियल डिफरेंट अलग अलग वैरायटीज़ के बीच में हो सकता है, दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में भी करवा सकते हैं, दो अलग अलग जीन्स के बीच में भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। अगर हम डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में करेंगे तो इंटर स्पेसिफिक बोला जाता है। अगर हम अलग अलग जेनरा के बीच में करेंगे तो वो इंटर जेनेटिक बोला जाएगा। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द crop is by introducing a gene that would provide the desired characteristics. This result in the genetically modified crop. इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन के अलावा जो दूसरा तरीका वो ये होता है कि हम एक नया जीन पैदा कर दें जो कि उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर वो वाला कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा कर दे जो हम चाहते हैं। मान लो कि हमारे पास एक पौधा है, हम चाहते हैं कि वो पौधा जो है वो, मान लो कि हमारे पास पौधा ए है, प्लांट ए है, उसमें हम चाहते हैं कि ये हाई यील्ड देने वाला होना चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड दे। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा जीन बनाएंगे बाहर लैब के अंदर जो कि इस पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड पैदा करने की शक्ति पैदा कर दे। वो जीन बाहर बना के लैब के अंदर इस पौधे में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो हमारे पास जो क्रॉप्स बनती है वो मॉडिफाइड क्रॉप हो जाती है, क्योंकि उसके पास पहले ये वाला गुण नहीं था लेकिन हमने उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। हम चाहते थे कि इसके अंदर ये वाला गुण आ जाए, तो हमने उसके लिए एक जीन बनाया और उस जीन को उसके अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया। फॉर न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड इट इज़ नेसेसरी दैट द variety produced high yield under the different condition that are found in the different area। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई यील्ड बननी चाहिए अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी पूरी इंडिया में एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशंस तो है नहीं, अलग अलग एरिया में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग तरह की वैरायटीज़ जो है वो उगाई जाती हैं ताकि वो हमें हाई यील्ड पैदा करके दे सके। फार्मर वुड नीड टू बी प्रोवाइड विद गुड क्वालिटी ऑफ सीड ऑफ ए पर्टिकुलर वैरायटी। किसानों को जो है वो अच्छे बीज मिलने चाहिए। That is the seed should be of the same variety and germinate under the same conditions। जो सीड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए और वो सेम वैरायटी के होने चाहिए ताकि वो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छे से जर्मिनेट हो सके। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड द क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू द वेदर। जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होंगी वो सारी जो है वो हमारे वेदर, हमारा जो मौसम है वो कैसा है, हमारी जो मिट्टी की क्वालिटी है वो कैसी है और हमारे पास पानी की क्या अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करती है। सिंस वेदर कंडीशन सच एज द ड्रॉट and the flood situation are unpredictable, varieties that can be
ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूजफुल, क्योंकि अब कहीं पे सूखा या फिर बाढ़ आने की जो सिचुएशन होती है वो कहीं पे भी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। हम ये पहले नहीं बता सकते कि हाँ इस साल यहाँ पे सूखा पड़ने वाला है तो इसलिए यहाँ पे ऐसी फसल उगा देते हैं, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि सूखा आने वाला है या बाढ़ आने वाली है। इसलिए हमें जो है वो ऐसी वैरायटी जो है उगानी चाहिए जो हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सकें, हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर हमें जो है वो पैदावार दे सके। सिमिलरली वैरायटीज टॉलरेंट टू हाई सोयल सैलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड। इसके अलावा हमें ऐसी वैरायटीज भी बनानी चाहिए क्रॉप्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की सैलिनिटी को डेवलप कर सके। Some of the factor of which variety improve is done are हाई यील्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़। हाई यील्डर क्या होगा, उसका मतलब ये है कि हमें जो है वो पर एकड़, एक एकड़ पे हमें जो है वो कितनी प्रोडक्टिविटी मिल रही है, उसको हम हाई यील्ड बोलते हैं। Improve quality considerations of crop products vary from crop to crop. Baking quality is important in wheat, protein quality in pulses, oil quality in oilseed and preserving quality in fruits and vegetables। अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ जो है वो अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनको चाहिए होती है। जैसे कि जो हमारा गेहूं होता है उसकी ये बेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दालों की प्रोटीन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो ऑयल्स होते हैं उसके अंदर ऑयल क्वालिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा जो फूड होते हैं वो उसके अंदर प्रिजर्वेशन की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ख़राब ना हो। यही बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक क्या होता है, बायोटिक में हमारे पास लिविंग फैक्टर्स आते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के जितने भी लिविंग फैक्टर्स हैं उनको हम बायोटिक बोलते हैं। और अबायोटिक में नॉन लिविंग फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि मिट्टी हो गया, हमारी धूप होगी, ये सारे जो हैं वो हमारे अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन कैन बी गो डाउन ड्यू टू बायोटिक फैक्टर्स। जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो बायोटिक फैक्टर्स के कारण भी कम हो सकते हैं, जैसे कि बीमारियों के कारण, कीड़ों मकोड़ों के कारण, और अबायोटिक फैक्टर्स के कारण भी कम हो सकते हैं, जैसे कि सूखा पड़ जाए, पानी ज़्यादा खड़ा हो जाए, ठंड बढ़ जाए, धुंध पड़ जाए, वहाँ पे जो नमक की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाए। तो ये सारी चीज़ जो क्रॉप की प्रोडक्शन है बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वैराइटीज रेजिस्टेंट टू दीज स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन। हमें ऐसी वैराइटीज बनानी चाहिए क्रॉप की जो कि इन सारी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सके। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, हमें जो है वो मैच्योरिटी ड्यूरेशन में चेंज करना चाहिए। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल इज द वैरायटी। एक ऐसी फसल जो बहुत जल्दी हमें जो है वो बीज दे देती है, बहुत जल्दी हमें पैदावार दे देती है, उसको हम सबसे अच्छा मानेंगे, क्योंकि वो फिर उसको संभालने के लिए हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। और जब हम उगाएंगे, मान लो कि हमने एक उगाया और 1 महीने बाद उसने जो है वो हमें प्रोडक्ट दे दिया, तो उसको हम सबसे अच्छा मानेंगे। तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन यही होती है। मैच्योरिटी का मतलब होता है पक जाना। जब फसल पक जाती है तब हम उसको बोलते हैं कि फसल मैच्योर हो गई है। तो उसके पकने का जो प्रोसेस है वो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 1 साल बाद जाके हमें अपना प्रोडक्ट दे, फिर वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा साल हमें उसकी संभाल करनी पड़ेगी। तो जो जितना छोटा मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा, वो जितनी जल्दी वो हमें पैदावार देगी वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउज फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप इन ईयर। इसके अलावा किसानों को इसका ये भी फायदा होगा कि जब वो ज़्यादा जल्दी पैदावार दे देंगे तो किसान उसको दोबारा लगा पाएंगे, जिसके कारण साल के अंदर वो उसको कई बार जो है वो उगा पाएंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जल्दी उगने के कारण, उनका शॉर्ट टाइम पीरियड होने के कारण किसानों को उस पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। यूनिफॉर्मली मैच्योरिटी मेक द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी एंड रिड्यूस द लॉस ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग। जितने जल्दी वो उगेगी इसलिए उसको काटना जो है वो भी ईजी रहेगा। Wider adaptability, development of varieties of wider adaptability will help in the stabilizing the crop production under different environmental conditions। ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जो कि हर जगह पे अडेप्ट कर सके, जो जिसकी अडेप्ट करने की जो शक्ति है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो हर तरह के एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर ले, वो फसल जो है वो सबसे अच्छी मानी जाएगी। वन वैरायटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरिया। एक ही वैरायटी को हम अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर जो है वो आसानी से फिर उगा पाएंगे। डिज़ायरेबल
एग्रोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स, जो भी उसके करैक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए, जैसे कि उसकी टोलनेस होगी, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल करैक्टर्स फॉर द फोडर क्रॉप्स, ड्राफ्टनेस इज डिजायर्ड इन द सीरियल्स, so that less nutrients are consumed by these crops, thus developing variety of desired agronomic characteristics will help give high productivity. agronomic characteristics क्या होते हैं? ऐसे characteristics जो कि फसलों में हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज के जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा बड़े ना हो जाएं, वो छोटे ही रहें। इसके अलावा हम कुछ पौधों को ये चाहते हैं कि वो बड़े हों, जैसे कि गन्ने के हो गए, गन्ने के पौधों को हम चाहते हैं कि वो बड़े से बड़े हों। तो एग्रोनॉमिक्स करैक्टर्स वो होते हैं जो कि हम एग्रीकल्चर के अंदर प्लांट्स में चाहते हैं कि वो होने चाहिए। अगर वो हमें मिल जाएंगे, हम ऐसी वैरायटी के प्लांट्स उगा पाएँ जिसमें हम जैसे करैक्टर्स चाहते हैं वैसे ही हों, तो वो हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें यील्ड प्रोवाइड करेंगे वो।